माँ एमी आज भी 1 साल पहले एक कार हादसे में हुई अपने पति की मौत के गम से उबर नहीं पाई है। वह एक दिन के लिए काम से छुट्टी लेकर खुद को थोड़ा समय देने का फैसला करती है और अपनी छोटी बेटी एमिली को स्कूल बस में बैठाकर स्कूल के लिए विदा करती है। फिर वह अपने टीनेज बेटे नोआ को भी स्कूल के लिए उठाने जाती है, जो बीमार होने का बहाना करके अभी भी सो रहा होता है। दरअसल नोआ भी अपने पिता को खोने के बाद से काफी उदास और अकेला सा रहने लगा है। इसलिए उसकी माँ उसे कहती है कि आज वे तीनों साथ में मूवीज और डिनर एंजॉय करते हुए समय बिताएंगे, और उसे उठकर रहने के लिए कहकर जॉगिंग पर निकल जाती है और सुबह की ठंडी हवाओं को एंजॉय करते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। साथ ही जॉगिंग करते हुए रोजमर्रा के कुछ कॉल्स अटेंड करती है, जिसमें उनके बॉस का कॉल होता है, जो उन्हें साथ में लंच पर चलने के लिए पूछ रहा होता है। लेकिन एमी उसको इस बारे में बाद में बात करेंगे कहकर टाल देती है। फिर उनकी बेटी एमिली की क्लास टीचर का भी कॉल आता है, जिसमें एमिली अपना स्कूल प्रोजेक्ट ले जाना भूल गई होती है। तो एमी उससे वादा करती है कि वह लंच से पहले उसका प्रोजेक्ट स्कूल छोड़ देगी। उनकी माँ का भी कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि वे लोग आज वापस आ रहे हैं, और साथ ही एमी को एक गैराज से उनकी कार पिक करने के लिए भी कह रही होती है कि तभी एमी को 2 पुलिस कारें तेजी से शहर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। एमी एक कच्चा रास्ता लेकर आगे बढ़ जाती है, और जब वह मैकेनिक को कॉल करती है तो वह कार लेने थोड़ा देर से आने कहता है और बताता है कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोड ब्लॉक की हुई है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एमी को अभी ये सब उतना सीरियस नहीं लग रहा होता है, इसलिए वह अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डालकर शांति से जॉगिंग करती हुई शहर से दूर एक नदी के किनारे आ जाती है, जहां वह अपने पति के साथ अक्सर आया करती थी, और अपने पति और बच्चों के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों को याद करते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। पर तभी उनके फ़ोन पर अचानक पुलिस का एक इमरजेंसी अलर्ट आता है कि शहर के सारे स्कूलों को किसी वारदात के चलते लॉकडाउन में डाल दिया गया है। लेकिन उसमें क्लियर नहीं बताया जाता कि स्कूल में क्या हुआ है। एमी को एमिली की चिंता होने लगती है, इसलिए वह तेज़ी से घर की ओर दौड़ पड़ती है और एमिली की क्लास टीचर को कॉल करके एमिली के बारे में पूछती है। तो टीचर उसे बताती है कि एमिली ठीक है और उनके स्कूल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाई स्कूल में कुछ बुरा हुआ है। एमी घबराकर नोआ को स्कूल ना जाने के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। और तभी एमी को उनकी दोस्त हैदर का कॉल आता है, जो बताती है कि शायद स्कूल में एक शूटर बहुत सारे हथियार लेकर घुस गया है और उसने अब तक एक बच्ची को गोली भी मार दी है। हैदर अपनी बेटी मैकेंजी और नोआ के लिए चिंतित होती है। एमी उसे बताती है कि नोआ आज स्कूल नहीं गया है, लेकिन जब हैदर बताती है कि उसने नोआ को स्कूल जाते हुए देखा था, तो एमी की चिंता और बढ़ जाती है। एमी फिर से नोआ को कॉल और मैसेज करने लगती है, लेकिन नोआ जवाब नहीं दे रहा होता है। एमी तुरंत 911 पर कॉल करती है, जहां की अधिकारी डेड्रा उन्हें स्कूल के पास बनाई गई एक लोकेशन पर पहुंचने की सलाह देती है, जहां सभी चिंतित माता पिता इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन वह जॉगिंग करते हुए बहुत दूर आ चुकी होती है, इसलिए वह अपने 1-2 दोस्तों को उन्हें वहां से पिक करने के लिए कॉल करती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाती। तो वह खुद ही दौड़ती हुई उस लोकेशन की ओर जाने लगती है, लेकिन दौड़ते हुए उसके पैर में मोच भी आ जाती है। एमी को ध्यान आता है कि मैकेनिक की शॉप पुलिस बैरिकेड्स के पास ही है, तो वह मैकेनिक को कॉल करती है और रिक्वेस्ट करके घटनास्थल पर जाकर देखने कहती है कि वहाँ नोआ का ट्रक है या नहीं। मैकेनिक भी एमी की बात मानते हुए वहाँ जाकर कंफर्म करता है कि नोआ का ट्रक स्कूल में ही है। एमी समझ जाती है कि नोआ भी स्कूल में ही है। वह मैकेनिक से आगे भी जानकारी देते रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है और एक शॉर्टकट लेकर कैब लेने के लिए रूट 138 की ओर जाने लगती है। तभी उन्हें फिर से मैकेनिक का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि नोआ जैसा कोई लड़का तो उसे नहीं दिखा, लेकिन पुलिस ने नोआ के ट्रक की तलाशी ली है। एमी यह सुनते ही एक जगह टकराकर गिर जाती है और उसका सिर भी एक पत्थर पर टकरा जाता है। हल्की बेहोशी में एमी का मन सोचने लगता है कि कहीं नोआ ने ही तो किसी को गोली नहीं मारी है, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए वह लड़खड़ाती हुई उठकर चलती रहती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। पर तभी उन्हें 911 से कॉल आता है और अधिकारी उनकी कॉल को डिटेक्टिव पॉल्सन से जोड़ती है। डिटेक्टिव पॉल्सन उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या उनके घर में कोई गन है। एमी उन्हें बताती है कि उनके घर के बेसमेंट में उनके हस्बैंड की शिकार करने वाली 2 राइफल्स हैं, लेकिन वे कोट के साथ लॉक्ड है। डिटेक्टिव पूछते हैं कि क्या वह कोट नोआ को पता है, तो एमी को नहीं लगता कि वह कोट नोआ को पता होगा। साथ ही डिटेक्टिव उनसे नोआ की मानसिक स्थिति के बारे में पूछते हैं, तो एमी उन्हें बताती है कि 1 साल पहले नोआ के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वह थोड़ा उदास सा रहता है,
डिटेक्टिव पॉल्सन नोआ के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं देते, लेकिन डिटेक्टिव की बातों से एमी को लगने लगता है कि कहीं सच में नोआ ही तो वह शूटर नहीं है। वह टूट सी जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर नोआ के पुराने वीडियोस देखकर रोने लगती है। फिर वह नोआ को एक वॉइसमेल भेजकर बताती है कि उन्हें अब भी पुलिस की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वह नोआ से विनती करती है कि अगर पुलिस की बात सच है तो वह अब रुक जाए और किसी तरह खुद को संभालकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उन्हें फिर से मैकेनिक का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि पुलिस अब नोआ की तरह ही और भी गाड़ियों की तलाशी ले रही है। तो एमी में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागती है कि उनका बेटा बेगुनाह भी हो सकता है, इसलिए वह और तेजी से भागने लगती है। तभी उन्हें नोआ का भी कॉल आता है, जिसमें वह डरा हुआ सा उनसे मदद की गुहार लगा रहा होता है। लेकिन तभी कोई नोआ के सामने आ जाता है और कॉल कट जाता है और दोबारा उसका फोन भी नहीं लग रहा होता है। एमी जब फिर से 911 पर नोआ के कॉल के बारे में बताती है तो डिटेक्टिव पॉल्सन भी पुष्टि करता है कि नोआ शूटर नहीं है और शूटर कोई स्टूडेंट भी नहीं है। साथ ही नोआ पर शक करने के लिए वह एमी से माफी भी मांगता है और बताता है कि नोआ और हमलावर दोनों हाई स्कूल की केमिस्ट्री लैब में बंद 5 लोगों में शामिल है। लेकिन पॉल्सन किसी की भी पहचान बताने से इनकार कर देता है। इसलिए एमी फिर से मैकेनिक को कॉल करती है और उससे उन गाड़ियों के नंबर प्लेट जानने को कहती है जिन्हें पुलिस तलाशी ले रही है। वह मैकेनिक भी अपनी ऑटो डाटाबेस की मदद से हर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जानकारी एमी को टेक्स्ट कर देता है। एमी फिर से अपनी दोस्त हैदर को कॉल करके उससे उसकी बेटी मैकेंजी से बात करवाने को कहती है, जिसे पुलिस सुरक्षित रूप से हाई स्कूल से बाहर निकाल लाई होती है। एमी जब मैकेंजी से मैकेनिक के बताए सारे नामों के बारे में पूछती है तो मैकेंजी 4 नामों को तो पहचान लेती है, लेकिन रॉबर्ट नाम के एक आदमी को नहीं पहचान पाती है। एमी समझ जाती है कि स्कूल में वही आदमी अजनबी है, मतलब वही शूटर होगा। एमी तुरंत अपने बॉस को टैक्स ऑफिस में कॉल करती है और अपने बॉस को रॉबर्ट के टैक्स रिकॉर्ड से उसका नंबर ढूंढ कर देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बॉस से एमी को रॉबर्ट के नंबर के साथ साथ यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट पहले उसी हाई स्कूल की कैफेटेरिया में काम करता था। एमी अब किसी तरह हाईवे 138 तक पहुंच जाती है, जहां उनका कैब ड्राइवर भी उन्हें लेने आ जाता है। कैब से स्कूल की ओर जाते हुए एमी रॉबर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि रॉबर्ट एक मानसिक रूप से अस्थिर इंसान है। फिर भी एमी हिम्मत करके रॉबर्ट को कॉल करती है और रॉबर्ट उनका कॉल उठा भी लेता है, पर वह एमी को भी पुलिस के साथ मिली हुई समझता है। लेकिन एमी उसे बताती है कि मेरा बेटा भी वहां तुम्हारे पास बंधक है, और रॉबर्ट को समझाते हुए सारे बच्चों की जान बख्शने की गुहार लगाती है। रॉबर्ट भी कहता है कि वह भी यह सब रोकना चाहता है, तो एमी उसकी मदद की पेशकश करती है, लेकिन कॉल बीच में ही कट हो जाता है। पर तभी उन्हें डिटेक्टिव पॉल्सन का कॉल आता है, जिसने कॉल ट्रेसिंग पर रॉबर्ट और एमी की बातें सुन ली होती हैं। वह एमी को रॉबर्ट को कॉल करने के लिए डांटता है कि इससे बच्चों की जान और भी खतरे में पड़ सकती है, और उन्हें दोबारा रॉबर्ट को कॉल न करने की चेतावनी भी देता है। एमी दोबारा 911 अधिकारी डेड्रा को कॉल करके उससे बातें करते हुए अपना मन हल्का करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अधिकारी की कॉल में डिटेक्टिव पॉल्सन भी वापस जुड़ जाता है और एमी को बताता है कि रॉबर्ट ने अचानक सबसे बातें बंद कर दी हैं। इसलिए वह एमी से फिर से रॉबर्ट से बात करके उसका ध्यान भटकाने में मदद मांगता है, ताकि पुलिस स्वॉट टीम के जरिए लैब में घुस सके। एमी भी उसकी बात मानते हुए रॉबर्ट से बात करने लगती है और साथ ही ड्राइवर के फोन से पुलिस से भी इंस्ट्रक्शंस लेती रहती है। पर रॉबर्ट को जल्दी ही शक हो जाता है कि एमी पुलिस से भी बात कर रही है, इसलिए वह गुस्से में कॉल काट देता है। एमी घटनास्थल के पास पहुंचकर पैदल ही स्कूल की ओर भागने लगती है। तभी उन्हें नोआ का वीडियो कॉल आता है, जो बहुत डरा हुआ होता है और शूटर से छुपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शूटर उसे ढूंढ लेता है। पर तभी पुलिस भी अंदर पहुंच जाती है और एमी को बहुत सारी अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक नोआ से उनका संपर्क भी टूट जाता है। एमी बैरिकेड के पास पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें स्कूल से स्वॉट टीम के साथ 4 ही बच्चे सुरक्षित बाहर आते दिखते हैं, जिनमें नोआ नहीं होता है। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि शायद उनका बेटा मारा गया है। उनका दिल बैठ जाता है, लेकिन तभी उन्हें नोआ भी सुरक्षित बाहर आता हुआ दिखता है। दोनों माँ बेटे तेजी से दौड़कर एक दूसरे से लिपट जाते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। दोनों माँ बेटे के बीच का रिश्ता भी वापस मजबूत हो जाता है। फिर दोनों कैब से वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डिटेक्टिव पॉल्सन, एमी के बॉस, दोस्त हैदर, मैकेनिक, सारे लोग एमी को कॉल करके उनके बेटे नोआ के सुरक्षित बचने के लिए बधाइयां देते हैं। एमी की माँ भी उन्हें कॉल करके बताती है कि वह भी एमिली को स्कूल से लेकर घर आ रही है।
इस सब के बाद नोआ अगले 100 दिनों तक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है जिसमें वह स्कूल शूटिंग की निंदा करता है और सभी से अपील करता है कि वो साहस के साथ ऐसी हिंसा के खिलाफ खड़े हों।